फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोगों को सी-टेट पेपर 2 का सीडीपी कराने जा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स का है। एग्ज़ाम हो चुका है 18 नवंबर 2012 को इसका एग्ज़ाम हो चुका है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कर लेंगे तो हेल्पफुल मिलेगा हमारे प्रिपरेशन करने के लिए सीडीपी का। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा है पाठचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और चौथा है कठिनाई प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो इसका आंसर होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। दूसरा देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी। दूसरा है निम्न स्तरीय अपसारी। तीसरा है उच्च स्तरीय अभिसारी और चौथा है उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका होगा उच्च स्तरीय अपसारी। देखिए, अगर मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको समझा सकती हूँ डिटेल में। सीखने डैश है आकलन और अनुदेशन के बीच के खालिस्तान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो पहला का और यहाँ पे होगा यानी सीखने का आकलन। फिर लिखा है अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण को सीखने को प्रभावित करता है। या दूसरा का और दूसरे में होगा भिन्नता। या तीसरा में होगा के लिए संबंधों। या चौथा में होगा के लिए अंतर। तो इसका आंसर होगा के लिए संबंधों। चौथा में आइए, आंतरिक रूपों से अभिप्रेरित विद्यार्थियों का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आंतरिक रूपों से अभिप्रेरित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। या और आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और चौथा है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर होगा के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और चौथा पांचवा आ जाइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। दूसरा है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तीसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसका होगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। छठा, ये कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार का जेंडर को करते हैं यह सीखने के वातावरण को। तो पहला है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। दूसरा है परिभाषित को कम प्रभावित बनाता है। तीसरा है व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता और चौथा है निर्मित और डैश पर प्रभाव डालता है। तो आइए हम इसका पहले हम एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को यहाँ पे होगा रूपांतरित और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो आइए हम समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। अगर मैं मान लीजिए कोई टीचर है और स्कूल में लड़का और लड़कियों में भेदभाव को दृष्टि से समझाता है कि लड़के मान लीजिए बाहर खेलते हैं, लड़कियां घर का काम करती है, तो ये हमारे क्या है ये जेंडर को परिभाषित रूपांतरित कर रहा है। यानी लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है, बता रहा है उस चीज़ को ये रूढ़िवादिता है। जो पहले के लोग इस चीज़ को मानते थे अब लोग नहीं मानते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जेंडर को यहाँ पे रूपांतरित करता है और यह सीखने के वातावरण को क्या करता है, हमारे समाज को, हमारे माहौल को क्या करता है, एक क्षुब्ध करता है। तो इसका आंसर होगा ए पहला। 7 आ जाइए, उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता और असफलता के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति और चौथा असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो तीसरा होगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। 8वां, ये विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि क्या दर्शाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान के प्रयोग में, यानी विज्ञान का लेबोरेटरी चल रहा होगा, प्रयोगशाला में यानी प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है, अरे क्या दर्शाती है भैया, देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ये बात भी सही है कि मान लीजिए अगर हम ये काम कर रहे हैं कि लड़का स्कूल में ये लेगा, क्या ले रहा है सामान, तो उपकरणों का नियंत्रण कर रहा है और लड़कियां उस बर्तन को लेने के लिए, आंकड़े लिखने के लिए, बर्तन को धोने के लिए करती है। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी हो रही है। और दूसरा है, लड़कों उपकरणों से ज़्यादा कुशल संभाल सकते हैं। क्यों लड़कियां क्यों नहीं संभाल सकती? क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने की प्रवृत्ति रूप से सक्षम होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी सक्षम है, लड़कियां भी हर कार्य कर सकती है। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की कम खपत होती है। देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नाजुक होती है, लड़कियां भी हर एक स्ट्रांग होती है और हर एक कार्य कर सकती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और ये बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। ये भी बात गलत है, लड़कियां रिकॉर्ड रखती है, क्या लड़के नहीं रिकॉर्ड रखते हैं? ये भी तो आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर पहला होगा कि क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा पुरुष और स्त्रियों में की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। और 9 आ जाइए, CBSE के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण से होने का तनाव से दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने और शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 9 का होगा आपका तीसरा, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। 10 आ जाइए, रेवन को प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो किस परीक्षण का उदाहरण है? तो पहला है असामूहिक बुद्धि लब्धांक, दूसरा है व्यक्तित्व, चौथा है मौखिक बुद्धि लब्धांश और तीसरा है मौखिक बुद्धि लब्धांक और चौथा है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो आंसर होगा सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, तीसरा है उद्देश्यों की स्पष्टता और चौथा है शिक्षण का ज्ञान। तो इसका आंसर होगा योजना की दृढ़ता। आज ये 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा है, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तीसरा है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और चौथा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसका क्या है? इसका होगा दूसरा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो पहला है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। दूसरा है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। और तीसरा है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा है, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो इसका आंसर होगा अपने सीखने की स्वयं अनुवीक्षण करने की क्षमता। 14 नंबर आ जाइए, मैडम चाय खाती है वाक्य। तो पहला है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और चौथा है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है।
संकेत करता है। पहला है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, और तीसरा है अनुरूपित शिक्षण, चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसका होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पहला इसका आंसर होगा। 16 नंबर अब आप क्वेश्चन आ जाइए। लिखा है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के भोजन बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? पहला है मनोसामाजिक सिद्धांत, दूसरा है पुनः बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और चौथा है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो दिया है इसका चौथा आंसर होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये दिए थे अब्राहम मास्लो ने, ये इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। 17 देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न, ये नाम मैं लिख दी हूँ अब्राहम मास्लो, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, और फिर लिखा है डैश है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? घटता या घटता है, और फिर दो जगह है ना फिल करने के लिए, तो एक जगह होगा घटता या घटाता है, फिर दूसरा है घटाता या प्रभावित नहीं करता है, घटाता या घटाता है, और बढ़ाता या घटाता है, फिर बढ़ाता और बढ़ाता है। तो इसका होगा दूसरा, घटाता और प्रभावित नहीं करता है। फिर 18 नंबर आ जाइए। जॉन डेब्यू द्वारा समर्थित लैब सिद्धांतों के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, दूसरा है सामान्य विद्यालय, तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय, और चौथा है प्रगतिशील विद्यालय। तो आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय, चौथा आंसर होगा। 19 का आ जाइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा है अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध, और चौथा डी आंसर है अनुबंधन और व्यक्तित्व अधिकार। तो इसका होगा पहला बी और ए दोनों आंसर हो गया, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और दूसरा है व्यक्तित्व और विनिमय। तो इसका होगा आपका ए, पहला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा पहला। आइए 20 नंबर अब हम आते हैं। लिखा है एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आए हैं, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सपोज डेट एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल में बच्चों से कहता है या फिर टीचर से कहता है कि उसके दादा आए हैं, तो शिक्षक उस चीज़ को किस तरह से रिप्लाई करेंगे? क्या बोलेंगे? शिक्षक बोलेंगे कि दादा आया है, उसकी जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। तो दादी जी आए हैं तो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि आए तो दादा है, तो दादी जी क्यों कहेंगे भाई टीचर? फिर लिखा है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। क्या टीचर ऐसे बोलेंगे कि आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, माइंड योर लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। फिर तीसरा है अच्छा उसके दादाजी आए हैं। टीचर का कहने का मतलब ये है कि टीचर उस चीज़ को कहे भी और अगले स्टूडेंट को अदर स्टूडेंट भी समझे कि हाँ इस वाक्य को हमें किस प्रकार से कहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा उसके दादाजी आए हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टफुल चीज़ भी है, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। दादाजी आए हैं और बच्चों को भी पता चलेगा कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, वाक्य भी सही लगेगा। फिर यह चौथा लिखा है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, इसका आंसर होगा तीसरा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, दूसरा है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं करता, तीसरा है यह घटनाओं का सही वर्णन है, चौथा है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, यह व्यक्ति के ये वाला होगा, यह व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। 22 नंबर आ जाइए। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा है विकासात्मक अवस्थाएं। तो इसका आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाएं, चौथा होगा। 23 है प्रतिभाशाली, यानी जो
जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्या लिखा है, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य के पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। और तीसरा है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते। और चौथा है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो दूसरा आंसर होगा मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। 24 नंबर आ जाइए, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला है विकास के परिणाम स्वरूप बुद्धि होती है। दूसरा है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो 24 का आपका हुआ चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 25 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष पहला है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। और तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। और चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय। तो विषम जातीय तो होगा ही नहीं, तो लिखा आंसर होगा तीसरा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अब 26 नंबर आप लोग आ जाइए। 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो एरिक एरिक्सन, और दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है बीएफ स्किनर, और चौथा होगा जॉन डब्ल्यू। तो इसका आंसर होगा जॉन डब्ल्यू। 27 प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, पहला है ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। और तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और चौथा है शैक्षणिक गतिविधियों को संपादन की गति को बढ़ाना। तो पहला आंसर होगा ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। 28 में आप आ जाइए। 28 हमारा क्या कह रहा है, 28 हमारा क्वेश्चन कह रहा है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है इस क्षेत्र को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और चौथा है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य करना चाहिए या चौथा लिखा है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कार्य क्यों नहीं देंगे हम ऐसे बच्चों को। फिर लिखा है तीसरा लिखा है इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। भिन्न प्रकार से व्यवहार हमें नहीं करना है, समजातीय व्यवहार करना है, यानी सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा व्यवहार करना है। तो इसका आंसर होगा कि दूसरा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इसका आंसर होगा दूसरा। 29 आप आ जाइए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, या चौथा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो दूसरा होगा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शालेय चिकित्सक, दूसरा है कवि, तीसरा है वाचक और चौथा है राजनैतिक नेता। तो इसका आंसर होगा कवि। लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कवि। तो जिस भी बच्चे को ये कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में आंसर, तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है 18 नवंबर 2012 को। हमारे CDP को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। अगर मैं कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।